हाय किड्स, वेलकम टू एडू जूनियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। हर तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट हैं सॉइल में, वाटर में, एयर में, जो हमारे अराउंड है, इन सब के अंदर एक छोटे छोटे टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या होगी? दोज ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के हम बिना देख नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट की, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वो मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को भी बहुत ईजिली एक बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम क्या लेते हैं? मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप। दैट मीन्स वो इतने छोटे होते हैं कि वो ईजिली हम उन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो वी हैव टू बिकम मोर अवेयर टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो देयर एक्शन लाइक स्पॉइलिंग आवर फूड एंड कॉजिंग डिजीज। हमारे खाने को खराब करने से लेकर हमारी सेहत को बिगाड़ने तक के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनसे हमें अवेयर होना पड़ेगा। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास हैं उनमें से कुछ जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं और कुछ हमारे लिए यूजफुल हैं। हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, जो कि क्या करता है? हमारे बने हुए खाने को खराब करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ह्यूमंस, एनिमल और प्लांट्स में कई तरीके के डिजीज़ को कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, स्किन इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, टिटनस है, कॉलेरा है, मीजल है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। ये सब किसकी वजह से होता है? बाय द एक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इनमें ये तो हुए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने रोज़मर्रा के कई कामों के में उनकी हेल्प लेते हैं। जैसा इनका कुछ का एग्जाम्पल क्या है? कई बार हमें, आपने देखा होगा, दही जमाने के लिए या चीज़ बनाने के लिए हमें बैक्टीरिया की हेल्प लेनी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज इन मेकिंग ब्रेड, केक, पेस्ट्री, अल्कोहल, विनेगर एंड सम काइंड ऑफ मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स। कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारी हेल्प किस चीज़ में करते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। किस प्रोसेस के थ्रू? वो डिकम्पोज करते हैं कई सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डेड प्लांट्स के और एनिमल्स के एक सिंपल से सब्सटेंस में, जिसकी वजह से जो आपका जो सॉइल है वो वापस से अपने अंदर एक खास तरीके की कार्बन और नाइट्रोजन की साइकिल को रिसाइकिल करके सारे न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में कन्वर्ट या सॉइल के अंदर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए जो चीज़ यूज़ में आती है वो भी हमारे लिए कौन हेल्पफुल करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो 5 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहला है बैक्टीरिया, सेकेंड वायरस, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ फंगी, फिफ्थ एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर या सिंगल सेल कह सकते हैं। सिंगल सेलुलर प्रोटोजोआ is called protozoans, single cell fungi is called fungus and single cellular algae is called alga. सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कौन सा मेजर ग्रुप है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म which have cell wall but do not have the organized nucleus and other structure. बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सेल वॉल जरूर है बट एक यूनिफाइड या ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और अदर स्ट्रक्चर्स नहीं है।
बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ एवरीवेयर इन एयर, सॉइल एंड वाटर। एवरी सरफेस जो भी हमारे आसपास है इन पे हमें क्या मिलेगा, टाइनी बॉडीज या इवन इनसाइड आवर बॉडीज में भी एक सबसे जो छोटा से छोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लार्जर देन वायरस बट स्टिल वेरी स्मॉल। बैक्टीरिया जो है वो वायरस से तो बड़ा है लेकिन फिर भी इतना छोटा है कि उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के आप देख नहीं सकते। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आर कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, whooping cough एंड फूड पॉइजनिंग। सेकेंड क्लासिफाइड ग्रुप कौन सा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वायरस। वायरस जो है आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस वो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ डेवलप होते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर। वो होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन हो सकता है, या तो एनिमल, प्लांट या फिर बैक्टीरियम। वायरस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। हमने जैसे पहले ही बताया था कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। वायरस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। वायरस कभी भी लिविंग थिंग की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता है, जैसे कि वायरस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता है, वायरस फीड नहीं करता है, वायरस ग्रो नहीं करता है, वायरस एक्सक्रीट नहीं करता है, और वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी खुद से नहीं कर सकता है। दे जस्ट रिप्रोड्यूस। वो केवल एक फीचर को फॉलो करता है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। वायरस आर एबल टू रिप्रोड्यूस इफ दे एंटर इन द लिविंग सेल। लेकिन वायरस रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, जब वो लिविंग सेल के अंदर एंटर होगा। प्रोसेस क्या रहेगा उसका, वायरस कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल सेल, प्लांट सेल या बैक्टीरिया सेल। इसी वजह से क्या होता है, वायरस जो होता है जब आउटसाइड लिविंग सेल होता है तो वो बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेगा सालों तक। लेकिन जैसे ही वायरस किसी लिविंग सेल या अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाता है तो वो बिहेव कैसे करेगा, एज अ लिविंग थिंग, बाय द कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग से सारे तरीके का नरिशमेंट लेके वो कैसे बिहेव करेगा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से एक लिविंग सेल की तरह। ड्यू टू दिस रीजन वायरस आर सेट टू लाई ऑन द बॉर्डर लाइनिंग डिवाइडेड द लिविंग थिंग फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग। जब कभी भी आप किसी नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच के जो बॉर्डर लाइन जो होती है, या मान लीजिए बाहर का जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है और हमारा जो इनसाइड इन्वायरमेंट है, उसके बीच में हमारी बॉर्डर लाइन को आप क्या मानेंगे, हमारी स्किन। तो वायरस बेसिकली हमें कहाँ मिलेगा, हमारी स्किन के ऊपर। इस वजह से वायरस को आप क्या कह सकते हो, दे आर द एजेंट्स ऑफ डिजीजेस। वायरस क्या है, डिजीज के एजेंट होते हैं। वायरस से हमें कई तरीके की बीमारियां होती हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल में हो। ह्यूमन में कौन कौन सी डिजीज वायरस आपका फैलाएगा, कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में क्या चीज आती है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर द ग्रुप ऑफ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल। प्रोटोजोआ वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसे हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, एनिमल की तरह। प्रोटोजोआ आर द एनिमल जस्ट एज एल्गी द प्लांट लाइक, जिसमें प्रोटोजोआ में एनिमल किसको आप बोलोगे, एल्गी को, जो कि एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन पॉन्ड, लेक, डर्टी वाटर, रिवर, सी वाटर एंड डैम सॉइल। इनके कॉमन एग्जाम्पल में प्रोटोजोआ की क्या है, अमीबा, पैरामीशियम और आपका प्लाज्मोडियम। फ्यू प्रोटोजोआ आर शोन। अभी आप देखिए सामने आपको एक फिगर दिखाई देगा जिसके अंदर आपको कई तरीके के प्रोटोजोआ के हमने एग्जाम्पल शो किए हैं। प्रोटोजोआ जो है वो यूजुअली क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। किस तरीके की डिजीज, डिसेंट्री, मलेरिया, ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से। अब जैसे कि प्लाज्मोडियम है वो क्या है, एक प्रोटोजोन है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में किस तरीके का कौन सा डिजीज होता है, आपका मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, मलेरिया पैरासाइट, या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एमपी।
फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या है? एल्गी। एल्गी जो है वो एक लार्ज ग्रुप है सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स का, जो कि क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, जैसा कि प्लांट्स बनाता है। एल्गी हाउएवर डिफर फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीफ। इनके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? क्लमाइडोमोनास और स्पायरोगेरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम, सीवीड्स एक्सेट्रा। कुछ जो एल्गीज हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, जबकि रेस्ट जितनी भी हैं वो हैं मल्टी सेलुलर। क्लमाइडोमोनास और डायटम क्या है? यूनिसेलुलर सिंगल सेल एल्गी के एग्जाम्पल हैं, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पायरोगेरा क्या है? मल्टी सेलुलर एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन कर सके। हमारा लास्ट फंगी। फंगी आर द लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसाइज। फंगी जो है वो एक लार्ज ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर ना तो क्लोरोफिल होता है ना ही ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज करता है। एग्जाम्पल क्या है फंगी का? ईस्ट, मोल्ड्स सच एज ब्रेड मोल्ड्स, पेनिसिलियम एंड एस्पैरागस, मशरूम, टोडस्टूल, पफ बॉल्स, ये सब क्या किसके एग्जाम्पल हैं? आपके फंगी के। ऑल फंगी जो होंगे आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड लाइक हाइफा। सम फंगी लुक लाइक प्लांट्स बट दे डू नॉट मेक देयर फूड लाइक प्लांट्स। कुछ फंगी क्या है? प्लांट्स की तरह दिखते जरूर हैं लेकिन वो अपना खाना प्लांट्स की तरह नहीं बनाते हैं। फंगी नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन टू ग्रो। फंगी को ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए? मॉइस्ट और वार्म। कई सारे फंगी हैं जैसे जो हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं विच फीड ऑन डेड थिंग लाइक रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। सम ऑफ द फंगी आर पैरासाइट। कुछ फंगी क्या है? पैरासाइट है, मतलब वो अपना खाना दूसरे मरे हुए जानवरों से या डेड प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी के ऊपर उनके रिमेन से कलेक्ट करते हैं। दे फीड ऑन लिविंग थिंग एंड कॉजेज डिजीज। लिविंग किसी भी ऑर्गेनिज्म के उनको खाने की वजह से क्या होगा? फंगी जो होता है वो उनके अंदर डिजीज कॉज करता है। इसमें से कुछ फंगी जो हमने कहे थे कि ईस्ट और मोल्ड जो है वो इतने छोटे होते हैं साइज के अंदर, जिन्हें आप क्लियरली जो है नहीं खुली आंखों से देख सकते। उनको देखने के लिए आपको किसे यूज करना है? माइक्रोस्कोप को। तो ईस्ट और मोल्ड किसके एग्जाम्पल हुए फंगस में? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ईस्ट की वजह से कई तरीके के जो डिजीज होते हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ह्यूमन डिजीज के अंदर वो क्या है? रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूट। ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रैक्टिकली आप देखें तो आपके आसपास आपके हैबिटेट्स में सब जगह हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, सॉइल, वाटर बॉडीज लाइक प्लांट, लेक, वेल, रिवर, सीज एक्सेट्रा, एवरीवेयर. Microorganism can live and survive in almost all kind of environment in hot spring, ice cold water, saline water, desert soil and marshy land. ये आपको हर जगह सर्वाइव करते हुए मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल्सो occurred in dead and decomposed organic matter like plants and animal matter. ये दे कैन occur in dead and decomposed organic matter, मतलब प्लांट्स और एनिमल के जो डिकम्पोजिशन में हेल्प कौन करता है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होते हैं, वो कौन सी चीज़ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड दैट ऑफ द अदर एनिमल। एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके प्रेजेंट होते हैं। सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो लिव एज पैरासाइट ऑन अदर लिविंग थिंग इंक्लूडिंग अस। हमारे अलावा चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एज अ पैरासाइट भी दूसरे की बॉडी में ट्रीट हो सकते हैं या वो वहाँ पे भी रहते हैं। बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। इनके एग्जाम्पल या उनको कैसे आप समझेंगे कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूटिलाइज इन मेकिंग कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे यूज़ करते हैं? कर्ड, दही, ब्रेड और केक वगैरह बेक करने के लिए या बनाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड या फिर विनेगर। एल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए भी आपका क्या यूज आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक के प्रिपरेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं।
Microorganisms are used in agriculture to increase the fertility of soil by fixing atmospheric nitrogen. माइक्रोऑर्गेनिज्म अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो एग्रीकल्चर में सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का में भी यूजफुल होते हैं। किस तरीके से? बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। फिफ्थ है माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लीन अप द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट, डेड एनिमल एंड एनिमल वेस्ट इनटू हार्मलेस एंड यूजफुल सब्सटेंस। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। किस तरह की प्रोसेस से? जो ऑर्गेनिक मैटर है डेड प्लांट का, डेड एनिमल का या एनिमल वेस्ट का, इनको एक अच्छे और यूजफुल डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके। इस तरीके से क्या होगा? सॉइल फर्टिलिटी है वो नेचुरली भी इंक्रीज होती रहती है और वो जो जितने भी अनयूजफुल जो प्रोडक्ट हैं वो सब डिकम्पोज होकर रिसाइकिल होकर नेचर को बैक हो जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं कैरियर ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से जो डिजीज कॉजिंग के कैरियर होते हैं या जिनकी वजह से डिजीज कॉज होता है, जो डिजीज को इधर उधर इन्फेक्ट करते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स इन आवर एनवायरनमेंट विच ट्रांसफर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर बॉडी। कई तरीके के इंसेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट में हैं जो कि माइक्रोब्स को जो डिजीज कॉजिंग होते हैं उनको इधर से उधर हमारी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं टू स्प्रेड डिजीज। दो कॉमन इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का हमारी बॉडीज पे काम करते हैं? एक है हाउस फ्लाई, दूसरा है मॉस्किटो। द इंसेक्ट्स विच ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन इज कॉल्ड कैरियर। वो इंसेक्ट्स जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं वो क्या है? कैरियर। लेकिन ये कैरियर क्या होंगे? वो खुद इससे सफ़र माइक्रोब से सफ़र बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये जो जिन पे ट्रांसमिट करते हैं वो ही इन बीमारियों से सफ़र होते हैं। ये जो जितने भी हैं हाउस फ्लाइज और मॉस्किटो, इनके ऊपर इन माइक्रोब्स का असर या पैथोजेंस का असर नहीं होता है। अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि हाउस फ्लाई और मॉस्किटो डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, तो हाउस फ्लाई कैसे करेगी? हाउस फ्लाई क्या करती है? जो अपने एग्स होते हैं उनको जो गार्बेज डंप होता है इनके ऊपर देती है, सो दे कैन ब्रीड एंड फ्लिट्स एंड रिफ्यूज। हाउस फ्लाई क्या होती है? कहाँ फीड करती है? गार्बेज पे, एनिमल एक्सक्रीटा पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, या जो ह्यूमन बॉडी के एक्सपोजर या अनकवर्ड पार्ट्स होते हैं या फूड वगैरह होता है इसके ऊपर ही रहती है या यहीं से खाना लेती है। तो इसकी बॉडी के जो लेग्स होते हैं हाउस फ्लाई के, इसमें काफ़ी सारे फाइन्स हेयर होते हैं। तो ये जैसे ही किसी गार्बेज पे, ह्यूमन एक्सक्रीटा पे या ऐसी किसी गंदी वाली जगह पर जब बैठती है तो इसमें क्या होता है? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिलियंस की तादाद में इनके हेयरी लेग्स के ऊपर चिपक जाते हैं या और अदर बॉडी पार्ट्स पे, स्पेशली किस पे? हेयरी लेग्स पे। तो अब ये जैसे ही हाउस फ्लाई किसी अनकवर्ड फूड पे बैठेगी तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो हेयर से निकल कर उस फूड पे चले जाएंगे और वो फूड अगर ह्यूमन खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। अब है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल में वो डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। ह्यूमन की तरह कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। जैसे एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, शीप, गोट या जो पोल्ट्री फॉर्म्स की बर्ड्स होती हैं इनके अंदर इनके एग्जाम्पल हैं वो डिजीज जो एनिमल्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या माइक्रोब की वजह से होते हैं वो कौन कौन से हैं? फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स एंड एस्परजिलोसिस। फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है वो एनिमल में किस में होता है? कैटल में, बाय द कॉज ऑफ वायरस। फुट एंड माउथ डिजीज इज अ वायरल डिजीज ऑफ एनिमल। द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज इज वायरस। इसका मेन कॉज कौन सा है फुट एंड माउथ डिजीज का? वायरस। कैटल जो इस डिजीज से सफ़र करते हैं उनमें क्या होता है? उनके माउथ और फुट के ऊपर ब्लिस्टर्स यानी कि छाले जैसे बन जाते हैं। सेकंड है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है? एक डेंजरस एनिमल डिजीज होता है जो ये भी कैटल में ही होता है, लेकिन इसकी वजह कौन सी रहती है? बैक्टीरियम। थर्ड, एंथ्रेक्स डिजीज इज बैक्टीरियल डिजीज इन एनिमल। इसका मेन जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा एंथ्रेक्स का डिजीज का वो क्या रहेगा?
बैक्टीरियम, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैक्टीरियम जो है बैसिलियस एंथ्रेसिस जो है, इसकी वजह से क्या होता है? एंथ्रेक्स डिजीज एनिमल के अंदर सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट कॉच ने 1876 के अंदर। तीसरा है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस जो होता है ये पोल्ट्री फॉर्म्स में जो बर्ड्स वगैरह होती हैं इनके अंदर होता है। इसका मेन जो कॉज होगा वो कौन सा रहेगा? फंगस। तो जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्परजिलोसिस डिजीज का है वो कौन सा है? फंगस। अब बारी आती है फूड पॉइजनिंग की, यानी कि खाने का खराब होना या फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं। कई बार क्या होता है, फूड को प्रॉपर्ली कवर्ड नहीं करने से या स्टोर नहीं करने से या उनको प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं करने से खाना जो क्या होता है वो खराब हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इस खाने के ऊपर ग्रो करके कई बार कई तरीके के टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो ख़राब हो जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही फाउल स्मेल या बैड टेस्ट आना शुरू हो जाता है। और कई बार क्या होता है, फूड का कलर भी चेंज हो जाता है। अगर इस तरीके के खाने को कोई भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल खाता है तो उसे जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से, उन एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग। एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी? द डिजीज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी इन फूड or due to the presence of toxic substance in food formed by the action of microorganism is called food poisoning। तो food poisoning क्या हुआ? वो food due to the consumption of food spoil from microorganism, जो spoil food microorganism खराब कर देते हैं, उनको अगर हम कंज्यूम कर लें तो उससे हमें क्या होती है? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के मेजर सिम्टम्स क्या क्या हैं? वॉमिटिंग, डायरिया, पेन इन एब्डोमेन या पेट में दर्द होना, हेडेक या फीवर। फूड पॉइजनिंग कई बार क्या होती है? काफ़ी सीरियस भी हो जाती है, जिसकी वजह से इलनेस या कई केसेस में डेथ भी पॉसिबल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद कॉज फूड पॉइजनिंग कम इन टू द फूड फ्रॉम एयर, डर्टी हैंड, अनक्लीन फूड कंटेनर्स, फ्लाइज, कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स, रैट्स या किसी और तरीके के एनिमल से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को ख़राब कर सकते हैं। दो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया के जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग सबसे ज़्यादा होती है। वो क्या है? कौन कौन से बैक्टीरिया है? एक तो सैलोमिना बैक्टीरिया और दूसरा क्लस्ट्रोडियम बोट्यूलिनियम। और एक फंगस जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है वो कौन सी है? एस्परजिलोसिस। अब बारी आती है फूड पॉइजनिंग के बाद फूड को प्रिजर्व करने के तरीकों की, या फूड को कैसे हम प्रिजर्व करके काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। कई तरीके के प्रोसेस हैं जिनके अंदर हम फूड को प्रिजर्व करके काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं जिससे कि वो स्पॉइल नहीं हो, कई तरीके के फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट की हेल्प से। जिनमें कुल मिला के कितने हैं यूजुअली हम डिस्कस करेंगे? 10। पहला है सन ड्राइंग या डिहाइड्रेशन, सेकेंड हीटिंग, थर्ड कूलिंग या रेफ्रिजरेशन, फोर्थ डीप फ्रीजिंग, फिफ्थ एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, सिक्स्थ एडिशन ऑफ शुगर, सेवेंथ एडिशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर, एट्थ कुछ तरीके के केमिकल स्पेशल केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डालकर जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट या सोडियम बेंजोएट या सिट्रिक एसिड की हेल्प से, नाइन्थ पेस्चराइजेशन एंड टेंथ पैकेजिंग ऑफ फूड इन एयरटाइट पैकेट्स। फूड प्रिजर्वेशन का सबसे पहला मेथड है डिहाइड्रेशन या फूड बाय सन ड्राइंग। ड्राइंग या डिहाइड्रेशन को हम क्या कहेंगे कि फूड मटेरियल के अंदर से वाटर को रिमूव करना जिससे कि वो एक लंबे समय तक प्रिजर्व हो जाए। सन ड्राइंग जो मेथड है या सूरज की हेल्प से या धूप में चीज़ों को सुखाकर उसका वाटर लेवल बिल्कुल रिटेंशन कम करना, उसकी फूड के मटेरियल के अंदर से मॉइस्चर का निकल जाना, ये क्या है? डिहाइड्रेशन या सन ड्राइंग मेथड। इसके अंदर क्या होगा, जब मॉइस्चर जो होगा, अगर सूरज में आपने किसी चीज़ को सन या हीट सनलाइट के अंदर रखा और उसे सुखा लिया, उससे क्या होगा, उसका मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो कम हो जाता है और फूड जो होता है वो इतना इजीली या बहुत जल्दी या फ्रिक्वेंटली स्पॉइल नहीं होता है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वजह से उस पर अटैक नहीं कर पाते क्योंकि उसमें मॉइस्चर कम है और वो ड्राई फूड है। कई तरीके की वेजिटेबल्स होती हैं जैसे स्पिनच यानी कि पालक का साग, मेथी की लीव्स, कलीफ्लावर यानी कि गोभी, मटर वगैरह जो होते हैं इनको हम घर में सन ड्राइंग मेथड से ही प्रिजर्व करके एक लंबे समय के लिए रखते हैं। इन ड्राइड वेजिटेबल्स में ये काफ़ी लंबे समय तक जब आप इसको सन ड्राई करके रखेंगे तो ये बहुत एक लंबे टाइम पीरियड तक आप इसको यूज़ कर सकते हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे स्पॉइल भी इतना इजीली नहीं कर पाते। कई जैसे कि किशमिश वगैरह होती है, जो ग्रेप्स होता है उसको भी सन ड्राइंग मेथड से ही ड्राई करके हम प्रिजर्व करते हैं और उसका ग्रेप्स क्या हो जाते हैं, किशमिश की फॉर्म में हो जाते हैं, जिन्हें हम लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथड कौन सा रहेगा, सन ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। सेकेंड मेथड है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। हीटिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। किसी भी चीज़ को गर्म करने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मर जाते हैं और फूड जो है एक लंबे समय तक स्पॉइल होने से बच जाता है। कुछ तरीके के खाना होता है जिन्हें हम हीटिंग से भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसे उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, मिल्क। व्हेन वी बॉयल मिल्क टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज। मिल्क को उबाल कर या गर्म करके दूध को हम उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। When we heat the milk during boiling, then the food spoiling bacteria present in it get killed. जब भी हम दूध को पूरी अच्छी तरीके से उबाल लेंगे तो उसके अंदर जो उस दूध को खराब करने वाले बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे और जिसकी वजह से दूध जो है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। सो द बॉइल्ड मिल्क रिमेन गुड फॉर लॉन्ग टाइम एंड इट डज नॉट सॉर क्विकली। गर्म किया हुआ दूध जो होगा वो एक लंबे टाइम तक प्रिजर्व होगा और वो खराब नहीं होगा और ना ही वो बहुत जल्दी इतना इजीली खट्टा होता है। प्रोसेस है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग और रेफ्रिजरेशन। खाने को ठंडा करके या रेफ्रिजरेट करके प्रिजर्व करना। लो टेम्परेचर भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इससे क्या होता है, जो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया होते हैं वो खाने पर ग्रो मल्टीप्लाई उतना तेज़ी से नहीं कर पाते जितना तेज़ी से वो नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं। तो कोल्ड कंडीशन यूज़ करके भी हम खाने को प्रिजर्व लंबे समय तक कर सकते हैं। इससे लेकिन कोल्ड का तरीका क्या रहेगा, खाने कोल्ड कंडीशन लाने का या रेफ्रिजरेशन का, खाने को ठंडी जगह पर रखना या फिर रेफ्रिजरेट करके रखना। इससे क्या होगा, खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है और वो एक लंबे समय तक फ्रेश रहता है। फूड मटेरियल लाइक ब्रेड, आपका आटा, कुक फूड लाइक वेजिटेबल एंड पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब जो होते हैं इनको रेफ्रिजरेट करके रखा जाता है या रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है किसी ठंडी जगह पर, जिससे कि उसे एक लंबे समय तक हम स्पॉइल होने से बचा सकें। फोर्थ है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग। खाने को डीप फ्रीज करके प्रिजर्व कर और भी एक लंबे समय तक रखना। डीप फ्रीजर मतलब 0 डिग्री से बिलो टेम्परेचर के ऊपर खाने को या कुछ फूड आइटम्स को रखना ताकि वो एक लंबे समय तक खराब नहीं हो। डीप फ्रीजर ऑफ अ फूड कैन बी डन बाय प्लेसिंग इट इन अ फ्रीजर compartment of our refrigerator in specially deep freezers. Deep freezer method is used for the preservation of food like meat, fish and their product, fruits and vegetables. Preservation of food by common salt. Common salt की हेल्प से फूड को प्रिजर्व करना। कॉमन सॉल्ट प्रिजर्व द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच इट इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व नंबर ऑफ फूड मटेरियल। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो फूड पॉइजनिंग वाले या फूड स्पॉइल करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, इसलिए उन्हें कई तरीके के फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट, फिश फॉर एजेस। मीट और फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट से कवर कर दिया जाता है ताकि उस पर से बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके। सच मीट एंड फिश डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ईजिली। जो भी मीट या फिश जो होंगी जिनको कॉमन सॉल्ट से कवर किया होगा या ड्राई सॉल्ट से कवर किया हुआ होगा वो इतने ईजिली स्पॉइल नहीं होती हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम तक यूज्ड की जा सकती हैं। कॉमन सॉल्ट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फ्रूट सच एज रॉ मैंगो, लेमन, आंवला, टैमरिंड,
etc. Common salt does not allow bacteria or fungus to grow on fruits and vegetable preserved in it. जो भी कॉमन सॉल्ट के अंदर फ्रूट या वेजिटेबल या मीट वगैरह जो भी प्रिजर्व किया जाता है वो जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, बिकॉज जो कॉमन सॉल्ट होता है वो बैक्टीरिया या फंगस को अलाउ नहीं करता है टू ग्रो ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल. फॉर एग्जांपल, अगर एक राइप मैंगो है और उसे काफ़ी लंबे टाइम तक रखना है तो वो ख़राब हो जाता है. उसी तरीके से एक रॉ मैंगो को अगर आप कॉमन सॉल्ट के अंदर प्रिजर्व कर देंगे एक लंबे टाइम के लिए इन अ फॉर्म ऑफ अ पिकल, तो वो एक इतना इजीली स्पॉइल भी नहीं होगा और एक लॉन्ग टाइम तक ईटिंग के लिए यूज़ हो सकता है. Preservation of food by sugar. Sugar is used as preservative in making jam, jellies from fruit. Sugar जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है जैम और जेलीज फ्रूट्स की बनाने के लिए. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द फ्रूट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फ्रूट. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रूट्स को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, शुगर क्या करती है, उस फ्रूट्स में से मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाती है. द फ्रूट विच आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जैम्स एंड जेलीज बाय यूजिंग शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव्स आर एप्पल, राइप मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, गुआवा, एक्सेट्रा. The fruit preserved in the form of food material like jams and jellies can be stored safely from a considered time and used later. The preservation of food by mustard oil और vinegar. मस्टर्ड ऑयल और विनेगर या जिसे हम सिरका भी कहते हैं एक नॉर्मल भाषा के अंदर, वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किए जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए इन अ फॉर्म ऑफ अचार और वी कैन से दैट पिकल. The use of mustard oil or vinegar prevent the spoilage of fruits and vegetable because food spoiling bacteria cannot live in such environment. मस्टर्ड ऑयल और विनेगर को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया होते हैं वो मस्टर्ड ऑयल और विनेगर की प्रेजेंस के अंदर ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो स्पॉइल होने से बच जाते हैं. मस्टर्ड ऑयल एंड vinegar are used as a preservative for preserving or preventing fruits such as raw mango, amla, lemon, etc. in a form of their pickles. Preservation of food by using special chemicals and preservative. 3 तरीके के स्पेशल केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि जिनकी हेल्प से भी हम फूड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. कौन कौन से हैं? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोनेट एंड सिट्रिक एसिड. सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोनेट जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फूड्स सच लाइक जैम, जेलीज, जूस और स्क्वैश वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए. वेयरएज जो सिट्रिक एसिड होता है वो यूज़ होता है प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं कन्फेक्शनरी या स्वीट्स आइटम के लिए. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पेस्चराइजेशन. एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पैस्चर. उन्होंने एक एक्सीलेंट मेथड दिया फूड को प्रिजर्व करने के लिए जिसे हम कहते हैं पेस्चराइजेशन. ये नाम जो है उन्हीं के नाम पर दिया गया है. द मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इन अ बिग मिल्क डेयरीज. बड़ी बड़ी मिल्क डेयरीज के अंदर मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए जिस मेथड को यूज किया जाता है उसे हम पेस्चराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं. इस प्रोसेस के अंदर हीट इन्वॉल्व होती है फॉलोड बाय क्विक कूलिंग. मिल्क जो होता है उसे प्रिजर्व किया जाता है बाय द मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन. कैसे? फर्स्ट मिल्क को हीट किया जाता है नियर अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए, जिससे कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं. नेक्स्ट वही गर्म मिल्क को बहुत ही क्विकली ठंडा किया जाता है टू लोअर द टेम्परेचर एंड इट फटाफट लो टेम्परेचर के ऊपर उसको ठंडा किया जाता है टू प्रिवेंट एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर. अगर कोई बैक्टीरिया बॉइलिंग के बाद भी बच जाए तो वो बहुत इजीली प्रिवेंट हो सके, जैसे कि फर्दर फटाफट लो टेम्परेचर होने के कारण. और फिर इस मिल्क को स्टोर किया जाता है कोल्ड रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और इस मिल्क को हम क्या कहते हैं? पेस्चराइज मिल्क.
It can be consumed without boiling because it is free from harmful microorganism. Pasteurized milk जो होता है उसे आप बिना गर्म किए या उबाले भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है. मेथड आता है प्रिवेंशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स. आजकल ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स है, उन्हें सोल्ड किया जाता है सील्ड एयर टाइट पैकेट्स के अंदर टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देम. दिस हेल्प बाय ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल टू रिमेन अनस्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम.